हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहाँ पे तुम लोगों ने देखा था जो का बड़ा भाई कुत्ते की तरह भाग के आता है और बोलता है मेरे को भी साउथ प्लेस के रॉयल रेसिडेंस को जा करके देखना है, जिस पर कि अपने जो ने सीधा बोल दिया था नहीं तू नहीं जा सकता। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ जो का बड़ा भाई जो के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है और बोल रहा था छोटे भाई प्लीज़ मेरे को भी जाने दे, जहाँ पे अपना जो बोलता है नहीं तू मेरे साथ बिल्कुल नहीं जा सकता। जो का बड़ा भाई बोलता है मैं तेरे सामने एक वर्ड तक नहीं बोलूंगा, मैं बस तेरे पीछे पीछे चलूंगा और आसपास के बस नज़ारे ही देखूंगा, अब तो मुझे आने दे, मैं तो बस एक स्पेक्टेटर की तरह वहां पे जाऊंगा। ये सुनने के बाद तो भाई जो सीधा बोल लेता है नो भाई नो तू नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद तो भाई इसका बड़ा भाई अपने घुटनों पे आ जाता है और अपना हाथ जोड़ते हुए बोलता है नहीं छोटे भाई नहीं ह्यूंगनिम, और ये ह्यूंगनिम का मतलब शायद से होता है बड़ा भाई। जो बोलता है मैं फादर से रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हारे लिए एक रियल स्वॉर्ड बना देने के लिए। ये सुनने के बाद तो भाई इसके बड़े भाई के चेहरे पे एकदम मुस्कान आ जाती है, चेहरा ग्लो करने लगता है इसका। और भाई जैसे ही इसको रियलाइज होता है जो इसको चॉकलेट पकड़ाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही ये दोबारा से अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलता है भले तू मेरे को 10 स्वॉर्ड बना कर दे दे लेकिन मैं अपने बातों से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तेरे से विनती कर रहा हूँ, ये ग्रेट नैनगोम क्लैन है, मेरे को प्लीज़ उनसे मिलने दे। लेकिन इतना सारा रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो सीधा मना कर देता है, बोलता है ना भाई ना तू बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये सुनने के बाद तो इसके बड़े भाई की पूरी पूरी दुनिया उजड़ जाती है भाई, इसके आंखों से आंसू तक आने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से जो का फादर आता है और जो को बोलता है इसने कहा ना ये अपने मुँह से एक शब्द तक नहीं बोलेगा, ये एक वुडन संदूक की तरह तेरे पीछे पीछे आएगा बस। और भाई ये बक्से का रेफरेंस दिया गया है उस बंदे से जो कि मिशन पे तो आता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेल्प करता है। जो बोलता है सीरियसली क्या आप भी इस तरीके से बोल रहे हैं फादर। इस पर जो का फादर बोलता है तुम दोनों ही भाई हो, तुम अकेले ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर्स पे मत लो, थोड़ा भार उसको भी दो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारा बड़ा भाई है। जो ये सुनने के बाद एकदम डिसअपॉइंट सा चेहरा बनाता है और अपने मन में सोचता है ये बंदा तो अपना एक ह्यूमन ड्यूटीज तक को फॉलो नहीं कर सकता, ये मेरी मदद कैसे करेगा। जो का फादर बोलता है मैं इस तरीके का रिक्वेस्ट तुमसे दोबारा कभी भी नहीं करूँगा, बस तुम इस बार इस रिक्वेस्ट को मान लो। जो बोलता है हाँ चलो ठीक है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम एक भी मिस्टेक नहीं करोगे। ये सुनने के बाद तो जो का बड़ा भाई एकदम जोश में आ जाता है, वो बोलता है ऑफ कोर्स ऑनेस्टी तो बेस होता है किसी मार्शल आर्टिस्ट का, मैं एकदम साइलेंट हो जाऊंगा जैसे कि कोई गूंगा होता है। जो बोलता है चलो फिर ठीक है, कुछ दिनों बाद हम निकलने वाले हैं तो उसकी तैयारी कर लो। जो का बड़ा भाई जाने के नाम से तो एकदम उछलने कूदने लगता है, वो बोलता है बस तुम मेरे पर छोड़ दो, तुम्हें जो भी ज़रूरत होगी मैं हर एक चीज़ को इंतजाम करके रख लूँगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ जो कोर्टयार्ड में खड़ा होता है, तभी उसके पास एक बंदा आता है और बोलता है बॉस यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है। जो बोलता है आखिर अब क्या हो गया। वो बंदा बोलता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राउड आया है और उन सभी के हाथों में एक वेपन है। जो वेपन के बारे में सुनता है और सीधा उनके पास जाने के लिए निकल जाता है। अब हम आते हैं उस भीड़ पे जहाँ पे वो जो का दरवाजा तोड़ते हुए बोलती है बास्टर्ड तुम कहाँ पे हो, तुम सभी को मैं मार डालूंगा। इसके बाद ये सबसे आगे वाला बंदा बोलता है जो क्लैन के वर्कशॉप से हर एक चीज यहाँ से उठा लो। तो अब हम आते हैं जो पे जहाँ पे वो क्राउड को देख करके सोचता है तो ये फाइनली हो रहा है। जो ये सोचने के बाद उन सभी के सामने जाता है और उन सभी को ग्रीट करते हुए बोलता है मैं हूँ जो क्लैन के वर्कशॉप का बॉस जो हुआई। जो को देखते ही वो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं देखो वो आखिरकार आ ही गया, चलो इसके फेस को ही फाड़ के रख देते हैं, ये इमोरल स्कैमर तुम अब हमारे सामने आ रहे हो और हमें रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, आखिर तुम कितना ज़्यादा सेमलेस हो सकते हो। जो बोलता है आखिर ऐसा मैंने गलत क्या कर दिया, आखिर तुम लोग मुझे बताओ तो सही। इस पर भीड़ में से एक बंदा आता है और बोलता है तू पागल आदमी, यहाँ पे कुछ मॉरल कोड्स होते हैं बिजनेस में। जो बोलता है मॉरल पंक्स। ये सुनने के बाद तो भाई उस बंदे को और गुस्सा आ जाता है। जो इसके बाद उन सभी से पूछता है चलो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम अपने जो क्लैन के वर्कशॉप की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा ही कम भी कर रहे हैं और हम उसमें से भी प्रॉफिट बना ले रहे हैं, क्या आप एल्डर्स अपने बिजनेस मोरालिटी को पकड़ के रखेंगे और प्राइसेस को डिक्रीज नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद तो भाई वो लोग कुछ बोल नहीं पाते। जो इस तरफ सोचता है ऑफ कोर्स नहीं बोल पाएंगे लोग, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सभी ऑन करते हैं एक छोटे छोटे से शॉप को।
जो उन सभी से बोलता है चलो मेरे साथ आओ और मेरे वर्कशॉप को एक बार देख लो। इसके बाद वो लोग जैसे ही जो के पीछे पीछे आते हैं और जो के वर्कशॉप को देखते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ओ माय गॉड, क्या है सच में यहाँ पे इतने सारे एनविल है और आखिर मेरे को ये मत बताना कि ये सारे सारे क्राफ्टमैन हैं। ये तो एकदम बकवास है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब जो एकदम सीरियस होकर के बोलता है क्या अब भी आप लोग सोच रहे हैं कि आप मुझे सरपास कर देंगे? ये सुनने के बाद तो भाई वो सारे सारे एकदम निराश हो जाते हैं। जो इसके बाद बोलता है आखिर आप और कितने लंबे समय तक इस प्रेशर में और इस सिचुएशन से बंधे हुए रहने वाले हैं? इवन हम सोचे तो मो सांग्योक ग्रेट ब्लैक फायर वर्कशॉप का मास्टर, जिसको अनहु का भी मास्टर कहा जाता है, वो मैनेज कर लिया टॉप पे पहुंचने का, लेकिन आखिर क्यों हमारे अनहु का फोर्स हमेशा से ही ये सिचुएशन से बंधा हुआ है और ये दूसरे नंबर के प्लेस को होल्ड किए हुए है। जो कि मोटिवेशन सुनने के बाद तो भाई ये बुढ़े भी आपस में सोचने लगते हैं हाँ ये सही तो बोल रहा है। अब हम आते हैं जो पे जहाँ पे वो अपने भाषण को कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है 100 सालों से हमारा अनहु इंपीरियल फैमिली के अंडर में काम कर रहा है, लेकिन इंपीरियल फैमिली क्या करती है, वो आती है और हमारे नौजवान बच्चों को लेकर जाती है और अपने पास सोल्जर्स बना करके रख लेती है। हमारे अनहु को कॉन्स्टेंटली मिसट्रीट किया जा रहा है। क्या आप इस चीज पे अग्री है या नहीं है? और इन सभी के बाद भी हमारे अनहु से आखिर बाहर क्या निकली? द लेजेंडरी स्केर्ड हेवनली ड्रैगन नाइफ और 6 पल्स डिवाइन सॉर्ड। आखिर उनको किसने बनाया? हमने बनाया। जो कि मोटिवेशन को सुन के आपस में दो बुड्ढे बात करते हैं। अगर उन सभी को छोड़ भी दिया जाए तो हम लोग क्राफ्टमैन हैं चोइंसू के डिसेंडेंट के। उस बुड्ढे की ये बात सुनने के बाद दूसरा बुड्ढा भी बोलता है और हाँ अगर हम बात करें प्योर स्किल की तो अनहु के क्राफ्टमैन ज्यादा कॉम्पिटेंट है दूसरे क्राफ्टमैन से। उन सभी में आग भड़कने के बाद वो लोग भी चिल्लाते हुए बोलते हैं सिचुएशन में आखिर है ही क्या? उनके पास बस बहुत सारे माइंस ही तो है। एम्परर आखिर इतने ज़्यादा क्रूएल कैसे हो सकते हैं? जो लोहा गरम देख करके सीधा हथौड़ा मारता है और बोलता है प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए मेरी ड्रीम को अचीव करने में। ड्रीम के बारे में सुन के वो लोग बोलते हैं ड्रीम? आखिर तू किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? जो इसके बाद उन सभी से बोलता है अगर अनहु को सिचुएशन को सरपास करना है तो उन लोगों को क्वांटिटी के मामले में सिचुएशन को सरपास करना होगा। अगर छोटे शब्दों में मैं बताऊं तो हमें इस पूरे हेवेंस को आयरन मशीनरी से भर देना होगा। क्या आप लोग सच में सोचते हैं कि आप ओवरटेक कर लेंगे सिचुएशन को बस अपने खुद के इंडिविजुअल शॉप को ऑपरेट करके? इसीलिए हमें साथ में फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। बस आपको करना ये है इन सभी मेंस को आपको अपने स्किल्स को सिखाना है और इस चीज़ के लिए आपको अच्छा खासा पे किया जाएगा। बस यहाँ पे मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस। आपको और कोई दोबारा से घटिया काम नहीं करना है, आपको बस इन लेबरों को सिखाना है। जो इसके बाद अपने फादर को आगे बुलाता है और उन सभी से बोलता है ये है हमारे जो क्लैन के वर्कशॉप के पॉइनर। ये अभी सारे कामों के ऊपर नज़र भी रखते हैं और उन सभी लोगों को गाइड भी करते हैं खुद से। और मैं ये चाहूँगा आप सभी एल्डर्स भी इस वर्कशॉप में एक पॉइनर की तरह काम करें। और जो मंथली पेमेंट होता है एक पॉइनर का वो है 10 सिल्वर्स और इसके ऊपर बहुत सारे बोनस पेमेंट भी अप्लाई होता है। लेकिन इसका मतलब ये है मैं आप सभी के सारे स्टॉक और जितने भी टूल्स हैं उन सभी पे कब्जा कर लूँगा बस आधे प्राइस में। तो क्या आप एल्डर्स सच में मेरी मदद करेंगे? जो इसके बाद कुछ गार्ड्स से बोलता है उस आइटम को लाने के लिए जो कि इसने प्रिपेयर किया था। और इसके बाद गार्ड्स उस आइटम को ले भी आते हैं जो कि कपड़े में लपेटा हुआ था। उस आइटम के आ जाने के बाद जो उसके पास जाता है और उसके ऊपर से कपड़ा हटाते हुए बोलता है एल्डर्स देखिए ये है मेरा रेवोल्यूशन। इसके बाद जब उस पर से कपड़ा हटता है तो हमें दिखाया जाता है वो और कुछ नहीं बस एक शीशा होता है। जो इसके बाद बोलता है अनहु वर्कशॉप अगर आप सभी इसमें ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली ये रिवॉर्ड होगा और एक नए नाम से जाना जाएगा। जो कि इतनी सारी मोटिवेशन और इसके काम को देख करके ये सारे एकदम एक्साइट हो जाते हैं और बोलते हैं चलो मैं भी तुम्हारे इस काम में मदद करूंगा और हमारे अनहु के वर्कशॉप को पूरी हेवेंस में अनकंटेस्टेंट बनाऊंगा। और भाई ये अनकंटेस्टेड का मतलब होता है किसी का भी टक्कर में ना होना, एकदम ओनली वन स्ट्रॉन्गेस्ट।
उन सभी का एग्री कर देने के बाद जो अपने फादर से बोलता है, फादर इन सभी एल्डर्स को ले जाइए और इनको सारी बातें एकदम डिटेल में बता दीजिए। अब जब वो सभी वहाँ से चले जाते हैं तो जो भाई एक खतरनाक सी स्माइल देता है और अपने मन में सोचता है तो इस चीज़ को तो कहते हैं ना एक हॉस्टाइल टेक ओवर। और भाई इसी तरीके से एक कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को अपने मिला लेती है बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए हुए। और अपने जो ने जो एक कारनामा करके दिखाया इसको कहते हैं मर्जर्स एंड एक्वेंटेशंस। इसके बाद जो आता है अपने मैनेजर के पास और बोलता है, मैनेजर ली डिपार्चर एरिया में इन सभी के रहने का इंतजाम करो। मैनेजर ली बोलता है, अगर ये डिपार्चर एरिया है तो क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं डेवलप करने की कैरेज को? जो बोलता है, आप सही बोल रहे हैं मैनेजर। कैरेज जो कि है नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है जो कि इस जोंगाई में एग्जिस्ट नहीं करता है और अभी ये समय आ चुका है कि हम प्लेट सस्पेंशन को इसमें ऐड कर दें। अगर हम इस चीज़ को मार्केट में रिलीज़ करेंगे तो ये स्पार्क की तरह काम करेगा जिससे कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और आगे जाकर के मैं इस मार्केट को अपने हाथों में पकड़ के रखने वाला हूँ। इस पर मैनेजर ली बोलता है, वे आपके रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। जो इसके बाद बोलता है, हम यहाँ से कल निकलने वाले हैं हाईफी के लिए तो सब कुछ प्रिपेयर कर देना। मैनेजर ली बोलता है, पहले से ही सारी चीज़ें आपके लिए तैयार कर दी गई है। मैनेजर के इतने अच्छे खासे रिस्पॉन्स को देख करके जो सोचता है ये अच्छी चॉइस थी कि मैंने एक पर्सन को हायर कर लिया मैनेजर की तरह। मैनेजर इसके बाद बोलता है, उन सभी को छोड़ो, मैं आपसे क्या ये पूछ सकता हूँ कि आपको कितना टाइम लगने वाला है इस ट्रिप में? जो इस पर बोलता है, मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता लेकिन मेरे पास ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँ जब तक कि मेरा गोल कंप्लीट ना हो। तो तुम ऐसा मान सकते हो कि ये एक वॉइक की तरह है जिसके लिए मैं कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। मैनेजर ली बोलता है, लेकिन क्या हो अगर आपके यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे कुछ हो गया और हमें कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ा तो फिर हम उस डिसीजन को टाल नहीं सकते हैं जब तक कि आप वापस आ जाएं। जो इस पे बोलता है, मैंने एक बुक को लिख दिया है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि उठ सकती है भविष्य में, जिसके लिए मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है, तुम उस चीज़ को पढ़ सकते हो। मैनेजर ली भी इस पे बोल देता है, चलिए फिर ठीक है, जैसा कि आप कहते हैं वैसा ही मैं करूँगा। अब यहाँ शिफ्ट होता है और हमें जो और उसके बड़े भैया को जंगल में चलता हुआ दिखाया जाता है घोड़े पे, जहाँ पे जो चलते हुए सोच रहा होता है, मुझे अभी कुछ ही समय हुआ से मैं घोड़ा चलाना सीखा हूँ और उससे पहले मैं बहुत बार घोड़े से नीचे गिर चुका था। और दूसरी तरफ ये बंदा जो कि अपने हॉर्स को आराम से राइड किए जा रहा है। क्या ये जो बुक पढ़ रहा है वो है मार्शल विंडस्टॉर्म जर्नल और या फिर और भी कुछ? जीगल यूवन ने इस बुक के बारे में कहा, ये एक ऐसी बुक है जो कि 1000 सालों की हिस्ट्री को एकदम क्रॉनिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करके रखी हुई है। जो उस बुक को देखते देखते आखिरकार पूछ ही लेता है, क्या ये इंटरेस्टिंग है? इस पर इसका भाई भी बोलता है, हाँ बिल्कुल अच्छी है। जो इसके बाद अपने मन में सोचता है, गॉड इस मार्शल आर्ट फ्रीक को कभी बचा लेना। जो को ऐसी शक्ल बनाता देख करके उसका भाई बोलता है, क्या तूने अपने माइंड में मेरे लिए कुछ बुरा सोचा? जो का बड़ा भाई फिर जो से बोलता है, देखा जाए तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अभी तक एक बड़े भाई की तरह एक भी काम नहीं किया है और मैं इस बात को भी समझता हूँ एक बड़े भाई की साइड किस तरीके की होती है, वो भी मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। लेकिन मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो मैं अभी भी इस बात पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि तुम मेरे ही छोटे भाई जो हुआई हो। भले ही तुम अभी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो लेकिन पहले तुम इस लेवल पे नहीं हुआ करे। और भाई ये सुनने के बाद तो जो भी एकदम हैरान। जो का बड़ा भैया फिर कंटिन्यू करता है, जब तुम उन एल्डर्स को समझा रहे थे वर्कशॉप पे, तुम एक मॉन्स्टर की तरह लग रहे थे जो कि कोई और ही दुनिया से आया हुआ है और अपनी ही दुनिया बना के रह रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको कि मैं जानता हूँ जो कि इस तरीके से किसी से बात कर सकता हो। लेकिन जस्ट बिकॉज कि तुम इतना ज़्यादा आगे निकल चुके हो मुझसे, इसका मतलब ये नहीं मेरी लाइफ कम सीरियस है तुमसे। जो अपने बड़े भाई की बोलने के तरीके को देख करके सोचता है, आखिर ये क्या है, आखिर ये अचानक से हो क्या गया है, इसके अचानक से इतने ग्रैंड और सीरियस बात करने का क्या मतलब है। और अब अगर मैं ज़रा ध्यान से सोचूं तो अब बस ऐसा सोचता आया हूँ कि ये इस तरीके से एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जो ये सोचने के बाद अपने बड़े भैया से बोलता है, ऐसा देख करके लगता है तुम नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करता रहते हो। ये कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद जो का बड़ा भैया जो की तरफ देखता है और वो बोलता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि तुम भूल सकते हो जब तुम एक स्वॉर्ड को उठाते हो। क्या तुम्हें द गुआंगची इंसिडेंट याद है? जो बोलता है, क्या आपका मतलब उन बैंडिट से है जिन्होंने हमारा खाना चुरा लिया था जब हमारा बैड हार्वेस्ट हुआ था और हमारे पास खुद के लिए खाना नहीं था? तो जो का भाई
बोलता है, मैं उस समय पे देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था जब फादर को वो ग्वांगचाई बैंडिट एकदम बुरी तरीके से मारे थे। इसीलिए अब मुझे प्रोटेक्ट करना है मेरे फादर और मेरे छोटे भाई को। अब से मैं किसी को भी हर्ट नहीं होने दूंगा दोबारा से उस तरीके से। जो ये सुनने के बाद एकदम हैरानी से अपने बड़े भाई की तरफ देखता है और उसका पीठ थपथपाते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम जरूर से ही अच्छा करोगे। जो का बड़ा भाई ये देख करके कि जो उसको प्रेज किया जा रहा है उसका हाथ झटक देता है और बोलता है, अपना हाथ मेरे ऊपर से हटा के रख तू गधे। और भाई इसी तरीके से ये लोग हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन बढ़ते बढ़ते वो मोती दोबारा से रिएक्शन देती है और उसमें से दोबारा से आवाज़ आने लगता है। ये अपनी चिकनी चुपड़ी जुबान का यूज़ करके प्रोबेबली ये वाटर भी सेल कर सकता है जो कि यांगाटे रिवर में है। एक तरफ जहां उसका बड़ा भाई बुक पढ़ने में बिजी होता है, वहीं दूसरी तरफ जो इन सभी की बकवास सुन सुन के पक रहा होता है। जहां उसमें से आवाज़ आ रही होती है, द ग्रेट जो क्लैन के डिसेंडेंट अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं बस एक छोटे से वर्कशॉप को चलाने के लिए। ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा ये अपने फादर से तो बेहतर ही है। और इसके फादर के बारे में सोचने से ही मेरे को गुस्सा आ जाता है और मेरा पूरा खून उबलने लगता है। उसके बारे में याद करते ही मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। क्या तुम लोगों का भी यही सोचना है? लेकिन जो भी हो, ये गाय उससे 100 नहीं 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। जो इन सभी की बातों को सुन करके अपने मन में सोचता है, मेरे को अपने एंसेस्टर्स के द्वारा रिसीव हुआ तो बस थोड़े से कुछ ज्वेल्स, और ये लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमें अपनी लाइफ को लेकर के। लेकिन भाई जो अपने मन में सोच रहा होता है वो लोग ये सुन सकते हैं, जिसमें से एक सोल बोल रहा होता है आखिर ये इंटेंस से क्या मतलब है इसका। इस पर वो दूसरा सोल बोलता है, मेरे को इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इसने जैसे मेंशन किया क्रिटिसिज्म को, मेरे को लगता है ये हमारे बारे में बुरा ही बोल रहा होगा। इसके बाद भाई वही बुढ़े वाला सोल चिल्लाते हुए बोलता है, जस्ट अ ज्वेल, तुझे उसकी महानता के बारे में पता भी है? आखिर ये यूचियन क्रिम्सन जेड आखिर है क्या? और भाई बुढ़ा जैसे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है वो जेड भी चमकने लगता है। ये देख करके अपना जो सोचता है, क्या ये लोग सच में मेरे माइंड को रीड कर सकते हैं? ये सुनने के बाद वो लोग बोलते हैं, ऑफ कोर्स हम सुन सकते हैं, अब तुम्हारी स्पिरिट हमसे बिलोंग करती है। देखा जाए क्रिम्सन जेड स्ट्रिंग तेरे से भले ही कनेक्टेड ना हो, लेकिन तू फिर भी हमसे और क्रिएटर से कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्रिएटर का मतलब कोई गॉड लाइक एंटिटी को बताया गया है जो कि ये क्रिम्सन जेड को बनाया था। अब हम आते हैं उस सोल्स पे जहाँ पे वो बोल रही होती है, इतना तो हमसे एक्सपेक्ट तो कर ही सकता है कि तेरी फिजिक्स हमसे मिल ही चुकी है। जो उन सभी के कन्वर्सेशन को सुन के वो समझ लेता है कि यहाँ पे टोटल में 8 सोल्स हैं। जो उन सभी के बारे में पता कर लिया है, ये देख करके वो लोग भी बोलते हैं ये बंदा कुछ ज़्यादा ही क्लेवर है। फिर एक दूसरा सोल बोलता है, इतने छोटे से शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में तूने हमारे सारे वॉइस को मेमोराइज कर लिया और उसमें से डिफ्रेंसिएशन भी कर लिया। जो इसके बाद अपने मन में सोचता है, अगर तुम लोगों की बातों को कुछ समय के लिए ध्यान से सुना जाए तो तुम लोगों की बातों में अलग अलग वाइब्स को आराम से सेंस किया जा सकता है। इस पर वो सोल्स बोलती है, बच्चे तुमने अभी तक अपने ब्रेन को एक्नॉलेज नहीं किया है, आखिर वो कितना ज़्यादा सुपीरियर है। जो ये सुनने के बाद अपने पास्ट लाइफ को याद करता है और बोलता है, क्या मैं सच में क्लेवर था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भले ही मुझे कहा गया हो कि मैं बोलने में अच्छा हूँ और मेरी मेमोरी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे किसी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं कोई क्लेवर इंसान हूँ। अगर मैं सच में इतना ज़्यादा स्मार्ट था तो आखिर मैंने एक ही बार में पब्लिक ऑफिशियल एग्ज़ाम को पास क्यों नहीं कर लिया? सोल्स जो की बातों को सुनने के बाद बोलते हैं, इसको ऐसा लगता है इसकी बढ़ती हुई सोल एनर्जी एक लाफेबल मैटर है, लेकिन इस बंदे की रिसोर्सफुलनेस इसकी सोल एनर्जी से सिर्फ नहीं बताया जा सकता। मे बी ये इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिव इसीलिए क्योंकि यह रीइंकार्नेट हुआ है। बिल्कुल सही, ये जो डिवीज़न किया है लेवर्स का इसने अपने वर्कशॉप में, ये उस चीज़ का प्रूफ है कि इस तरीके की चीज़ इस दुनिया में कभी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस बात पे दूसरी सोल भी अग्री करते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ से सरप्राइज हो गया था एक पल के लिए। इन बातों को सुनने के बाद एक सोल का चेहरा क्लियर होता है और वो बोलता है, तुम्हारी बातें सुनने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है ये अभी के लिए उतना वर्थ ही नहीं है कि अगला किंग बन सके मेरे मैंगडियोक के बाद।
तो भाई अब हमें एक सोल के चेहरे का नाम पता चल चुका है जिसका नाम होता है मैंगडियोक। और भाई वो बंदा अपने ज़माने का एक किंग होता है। जो तो भाई मैंगडियोक का नाम सुन के एकदम हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये मैंगडियोक, क्या ये मैंगडियोक वही है जो कि काव काव के नाम से जाना जाता है द रिकॉर्ड ऑफ 3 किंगडम में। और भाई ये द रिकॉर्ड ऑफ 3 किंगडम ये कोई जनरल होगा जो कि काव काव के ऊपर लिखा गया है, और ये मैंगडियोक उसी का एलाय था। तुम लोग भाई इसके बारे में ज़्यादा जान के क्या करोगे? तुम लोग कौन सा चाइना जाने वाले हो और वहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हो। अब हम आते हैं जो पे, जहाँ पे वो सोच रहा होता है तो ये हमारे जो क्लैन के फाउंडर थे। तो अब से भाई साहब हमें इसको काव काव बोलेंगे, काव काव, क्योंकि बोलने में आसान है। जहाँ पे ये बोलता है मुझे अकेले को फाउंडर कहना, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो क्लैन बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था जब से मैं आया था। ये सभी चीज़ें मेरे फादर द्वारा की गई थी। जब मुझे एक यूथ ने अडॉप्ट कर लिया था तब मेरे फादर ने सारे क्लैंस को मेरे अराउंड कर दिया और मुझे सेंटर बना दिया। जो ये सुन के सोचता है एक ओवरलॉर्ड। इसके बाद एक दूसरा सोल बोलता है क्या तुम नहीं सोचते हो कि ये दूसरे डिसेंडेंट से तो बेहतर ही है जो कि अभी तक हुए हैं। इस पर ये काव काव बोलता है ये बंदा कुछ सिल्वर्स के लिए लोगों की लाइफ्स के साथ खेलने को तैयार हो जाता है। आखिर इस जैसा कोई बंदा आखिर कैसे कोई किंग का टाइटल ले सकता है। जो इस पर बोलता है ऑफ कोर्स मैंने उस मनी का यूज किया है एम्प्लॉयज को लाने के लिए, आखिर मैं उस चीज का और यूज क्या करता। तो फिर क्या मैं उन सभी को एक स्लेव की तरह ट्रीट करता, या फिर और भी कुछ, या फिर उनका ब्रेन वॉश कर देता उनको दारू पिला करके पहले ही दिन में। सोल बोलते हैं डैम, आखिर तुम किस तरीके का एटीट्यूड शो करा रहे हो तुम अपने एंसेस्टर को। जो बोलता है ऐसी कौन सी बात मैंने गलत कह दी। सोल बोलती है बस तू शांत हो जा, गुड फॉर नथिंग बास्टर्ड। अब हम आते हैं जो के बड़े भैया पे, जो कि बुक को पढ़ के हंसते हुए बोल रहे होते हैं वाओ ये स्वॉर्डबैंड ने आखिर ये कर क्या दिया। जो पूछता है अबे तुझे क्या हुआ, तू क्यों इतना हंस खिलाए जा रहा है। जो के बड़ा भैया बोलते हैं नहीं ये कितना ज्यादा क्रेजी है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। उसके हाथों से पूरी 8 जनरेशन डार्क आउटलॉज बिशॉप की खत्म हो गई, और बस 6 ब्लो के साथ ही उनके लीडर्स का सर भी काट दिया। जो इस पर पूछता है आखिर ये डार्क आउटलॉज क्या है। जो का बड़ा भाई बताता है ये डार्क डीमन प्लेस एक जगह है जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। जो इसके बाद डार्क डीमन प्लेस के बारे में सोचता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे डार्क आउटलॉज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे रहा करते थे, और ट्राइनिटी द डार्क डीमन प्लेस, ब्लैक स्काई ऑर्गेनाइजेशन एंड सिचुआन प्रीफेक्चर, उसने इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिनेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया बस एक ही इंस्टेंट में। ये कितना ज़्यादा एक डरावनी बात है। ये क्या कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको कि बढ़ा चढ़ा के बताया गया है? क्या ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा कर सके? एक मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से उन्होंने एक ग्रेट फीस्ट को अचीव किया, और उनके बारे में इससे ज़्यादा और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है। उनका बस एक छोटा सा निकनेम रह गया है द स्वॉर्ड गॉड। इसके अलावा और किसी को उनका नाम तक नहीं पता है। चीज़ें जैसे कि उसकी फैमिली, या फिर उसके बच्चे, या फिर वो किस तरीके से अपने लास्ट सालों को जिया था, वो सारी चीज़ें एकदम अननोन है। जो एक सिंगल चीज़ बची हुई है उनके बारे में वो है सिर्फ और सिर्फ मिथ। जो का बड़ा भाई फिर जो से बोलता है जरा इसको देखो, मार्शल आर्ट मास्टर सीमा क्वान के लिए इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही 2 पेजेस में सिर्फ उनका इंफॉर्मेशन ही दिया गया है, और स्वॉर्ड गॉड के बारे में पूरे नोवेल में सिर्फ 3 पेज ही लिखा गया है। आखिर ये फेयर कैसे हो सकता है। अब दोबारा से उस मोती से आवाज़ आती है बच्चे तूने क्या कभी क्वेश्चन किया है। जो बोलता है आखिर क्या क्वेश्चन किया है। इस पर वो आवाज़ बोलती है आखिर क्यों एक नोबल फैमिली का डिसेंडेंट जो कि एक एम्परर हुआ करता था इतना लो लाइफ जिंदगी जिए जा रहा है। जो इस पर बोलता है मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, अगर इनहेरिटेड वेल्थ जो कि है अनस्टेबल होती है तो ये काफ़ी नहीं होता कि आने वाले 3 जनरेशन को भी याद रखा जाए। क्या ये कोई डिफरेंस बनाता है भले ये कोई इंपीरियल फैमिली भी हो। अब हमें दिखाया जाता है वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि काव काव की होती है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है क्या तू हमें लुक डाउन कर रहा है। आखिर एक नोबल अपनी पूरी लाइफ में कितना ज़्यादा कुछ अचीव कर सकता है। मैंने ही सिर्फ अकेले अपने पीछे जो वेल्थ छोड़ी थी वो थी 1 लाख गोल्ड ब्लॉक। हाउएवर इस नोबल के बाद इस दुनिया में जो क्लैन की हिस्ट्री बची ही कितनी है। लेकिन इस तब तो भाई जो एकदम हैरान हो रखा होता है 1 लाख गोल्ड ब्लॉक का नाम सुन के ही ये कैलकुलेट करता है कि मॉडर्न वर्ड्स में ये टोटल हो जाता है 375 टन्स, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है।
काओ काओ बोलता है क्या तू चाहता है मैं तेरे साथ एक डील बनाऊं। जो बोलता है एक डील, आखिर इस डील से क्या मतलब है आपका और ये अचानक से क्यों। इसके बाद काओ काओ किसी को रेफर करते हुए बोलता है वो अभी भी प्रॉस्परस में होंगे। हाउएवर अगर तुम्हें हमारी हेल्प रिसीव होती है तो उनको चैलेंज करना एकदम सही होगा। जो बोलता है आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सामा बोलता है आखिर उन नोबल्स को क्या चाहिए, कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ सामा क्लैन। सामा का नाम सुन के जो सोचता है क्या ये यही रीज़न है जिसकी वजह से मेरे को एक इंटेंस हॉस्टिलिटी फील होती थी जब भी मैं सामा का नाम सुनता था। लेकिन सामा तो अभी के टाइम पे जो अपनी बातों को पूरा नहीं सोचता है और अपने मन में ही बोलता है नहीं फालतू बातें करना बंद करो। आफ्टर ऑल ये जो ब्लड लाइन है ये सबसे बेस्ट ब्लड लाइन है इस पूरी दुनिया में। वो सारे डिसेंडेंट है एक मार्शल आर्ट मास्टर के। आखिर मेरे जैसा एक छोटा सा वर्कशॉप का ओनर के साथ उनका क्या ही लेना देना होगा। काओ काओ इसके बाद बोलता है चियोन आहाई। काओ काओ की आवाज़ सुनने के बाद वहाँ पे चियोना आता है और बोलता है यस पेट्रियाज। काओ काओ बोलता है इस बच्चे को अपनी मार्शल आर्ट एबिलिटीज़ को दिखाओ। चियोना काओ काओ के ऑर्डर सुनने के बाद बोलता है अगर पेट्रियाज मुझे कमांड कर रहे हैं तो मेरे को इसको यूज़फुल तो बनाना ही पड़ेगा। जो चियोना की आवाज़ सुनता है और बोलता है कौन। अब यहाँ पे उस सोल का भी फेस क्लियर होता है और हमें दिखाया जाता है ये होता है और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड गॉड जो चियोन, द सोल सक्सेसर ऑफ स्वॉर्ड ग्रेव। जो तो भाई स्वॉर्ड गॉड को देख करके एकदम नहीं हो जाता है क्योंकि भाई ये वही स्वॉर्ड गॉड है जिसके बारे में बस 3 ही पेज लिखा गया है। लेकिन जो 3 पेज लिखा गया है उसमें भी बवाल है भाई। काओ काओ इसके बाद गांगा को आवाज़ लगाता है जहाँ गांगा आता है और बोलता है यस पेट्रियाज बोलिए। काओ काओ बोलता है क्या तुम इसके सेक्रेट मेरिडियंस को एक्सप्लोर कर सकते हो जिससे कि इसके मेरिडियंस में एनर्जी ठीक से चैनल हो सके। गांगा बोलता है अगर उनके डिसेंडेंट बिल्कुल ही पूरी तरीके से ख़त्म होने की तरफ नहीं है और डार्कनेस की तरफ नहीं गिरे तो ये पॉसिबल है। और भाई ये गांगा कौन सा पोएम बोल के गया मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। तुम लोगों को समझ में आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। जो गांगा के ऑरा को सेंस करता है और बोलता है ये बंदा भी देखने से बहुत ज़्यादा ही ग्रेट लग रहा है। स्वॉर्ड गॉड इसके बाद बोलता है मैंने तुम्हारे यादों से तुम्हारे वर्ल्ड के कुछ क्लिप्स को देखा है और उस वर्ल्ड का नॉलेज और कल्चर बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है लेकिन उसके बारे में यहाँ पे कोई इमेजिनिंग भी नहीं कर सकता। जो स्वॉर्ड गॉड की बातों को सुन के एकदम सिहर जाता है। ये अपने मन में सोचता है इसने मेरे माइंड में देख लिया क्या ही स्टॉकर बंदा है। काओ काओ बोलता है अगर हम अपनी पावर और तुम्हारे न्यू नॉलेज को कंबाइन कर दे तो हम उन्हें चैलेंज जरूर ही कर सकते हैं। क्या तुम अब इस चीज़ के लिए कन्विंस हो चुके हो। जो इस बात पे थोड़ी देर सोचता है और फिर कॉन्फिडेंस में आके बोलता है चलो फिर डील रहा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना पहुँच चुका होता है और आसपास के चल रहे लोगों को देख करके वो याद करता है अगर ये मॉडल वर्ल्ड होता तो यहाँ पे सारे अपने फ़ोन में लगे रहते और आपस में चल रहे होते। अब हमें दिखाया जाता है जो भी उस टाउन में घूमे जा रहा होता है और आसपास के नज़ारे देख करके अपने मन में सोचता है ये टाउन कितना ज़्यादा जिंदा सा लगता है, ये इतना ज़्यादा ग्रेट फीलिंग दे रहा है जैसे कि कोई जाइंट क्रीचर हो। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ इसका भाई आसपास के नज़ारे देखते देखते एक रैली के पास पहुँच चुका होता है और वहाँ पे खड़े एक बुढ़े से पूछता है एल्डर क्या इसी चीज़ को कहते हैं एक पीकिंग ओपेरा। इस पर वो बुढ़ा बोलता है तुम अभी इतने बड़े हो चुके हो फिर भी तुम इस चीज़ को पहली बार देख रहे हो। ये सुन के बड़ा भाई भी बोलता है यस एल्डर मैं यहाँ पे आया हूँ बॉयगेट प्रेफेक्चर से। बॉयगेट का नाम सुन के बुढ़ा भी बोलता है ओहो तुम तो इतनी दूरी से इसको देखने के लिए आए हो। जो इनकी कन्वर्सेशन को इतनी आसानी से स्टार्ट होता देख करके अपने मन में सोचता है मैं हमेशा अपने आप से ही सोचता हूँ कि यहाँ के पीपल बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद जो भी उस बुढ़े से बात करता है और बोलता है एल्डर मैं भी आया हूँ बॉयगेट प्रेफेक्चर से। इस पर वो बुढ़ा बोलता है अच्छा तुम दोनों ही लड़के आए हो बॉयगेट प्रेफेक्चर से क्या। अब हमें दिखाया जाता है उस ओपेरा में रोल प्ले करते हुए 2 बंदे आते हैं जिसमें से एक होता है साउथ जेड हेवनली ब्लड डीमन और दूसरा होता है द हेवनली स्वॉर्ड वॉरियर। जो इस प्ले को देख करके अपने मन में सोचता है ऐसा देख करके लगता है ये लोग एडमायर करते हैं नैनगोम क्लैन के हेड के रेपुटेशन को और द हेवनली स्वॉर्ड वॉरियर मुझे याद है लोग रेफर करते हैं इसको आनहू पीपल के आइडियल के तरीके। इस तरफ जो का बड़ा भैया भी एकदम एक्साइटेड हो चुका होता वो बोल रहा होता है द हेवनली स्वॉर्ड वॉरियर वाओ ये कितना ऑसम दिख रहा है। थोड़ी देर बाद वो प्ले स्टार्ट हो जाता है और उस प्ले को देख रहा होता है एक स्वॉर्ड बंदा और ये स्वॉर्ड बंदा
ये कैसा घटिया सा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, ये हमेशा से ही सेम है जब भी मैं हाईफी विजिट करता हूँ। अब उस सुअर के साथ वाला दूसरा सुअर कहता है, यही तो है जो कि मैं कह रहा था, द मैन ऑफ 1000 स्ट्राइक पहले से ही कहा था। साउथ जेड हेवनली ब्लड डीमन को जिसने डिफीट किया वो हेवनली स्वॉर्ड वॉरियर नहीं था बल्कि हेवनली थंडर स्वॉर्ड्समैन था। क्या उसने इस बात को अपने मार्शल आर्ट जनरल में नहीं कहा था? इसके बाद उस सुअर के साथ वाला एक और सुअर बोलता है, क्या तू सच में सोचा था कि ऐसे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग कभी उस सीक्रेट मार्शल आर्ट जनरल को पढ़ भी सकते हैं? इसकी बातों पे वो दूसरा वाला सुअर भी बोलता है, हाँ हाँ भाई तू बिल्कुल एकदम सही ही बोल रहा है। इनकी बातों को सुन के वहाँ पे खड़ा एक बंदा बोलता है, इन गधों के साथ क्या दिक्कत है? इस पर वो दूसरा बंदा बोलता है, ये सुअर लोग फालतू का यूं ही बकवास कर रहे हैं। अब उन लोगों की नज़र जब उनके कपड़ों पे पड़ती है तो वहाँ पे जैकल कैनल का लोगो बना रहता है। ये देख करके उनकी फट जाती है और वो लोग सीधा से खामोश होकर के साइड हो जाते हैं। ये देख करके वो बुढ़ा बीच में कूदने ही वाला होता है कि उतने में जो का बड़ा भाई आता है और वो बीच में कूद जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तू क्या नॉनसेंस बके जा रहा है बे सुअर आदमी? ह्यून को ऐसे बीच में कूदता देख करके अपना जो भी डर जाता है। जो के बड़े भाई को अपने ऊपर ऐसे चिल्लाता देख करके इस सुअर की भी जल जाती है। वो भी एकदम गुस्से में देखते हुए बोलता है, आखिर इन पीपल्स के साथ आखिर दिक्कत क्या है? जो का बड़ा भाई बोलता है, हम लोग डेवोटेड रीडर्स हैं मार्शल आर्ट विंड स्टॉर्म जनरल के। किसी भी तरीके से जिस पर्सन ने साउथ जेड हेवनली ब्लड डीमन के हेड को वापस लाया वो उस समय एक थीफ था। आखिर कौन डिसएग्री करेगा इस फैक्ट से? जब सर हेवनली स्वॉर्ड डीमन बहुत समय से मिसिंग रहने के बाद 1 साल और आधे महीने बाद रिटर्न हुए तो उनके पूरे शरीर पर रेड पाम के निशान पड़े हुए थे। आखिर उसके बारे में क्या तुम उसके बारे में नहीं सोचते? वो हेवनली ब्लड प्लंडर था। वो भले ही इंजर्ड हो चुके थे हेवनली ब्लड प्लंडर से, लेकिन फिर भी उन्होंने मैनेज किया और उन्हें हरा करके जिंदा वापस आए। यहाँ जितने भी लोग आनहू में रहते हैं उन सभी को इसके बारे में पता है। ये सुनने के बाद तो भाई ये सुअर कुछ बोल ही नहीं पाता है, जैसे कि अनपढ़ जाहिल हो। जो का बड़ा भाई फिर आगे बोलता है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आखिर जीगल यून कितने स्ट्रॉन्ग है लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। जो अपने बड़े भाई को ऐसे बेखौफ बोलता देख करके वो भी इम्प्रेस हो जाता है और अपने मन में सोचता है क्या ही जीनियस हीरोइज्म है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इसको होश आ जाता है और अपने मन में सोचता है, होल्ड ऑन, ये तुम्हारा ओपोनेंट जीगल क्लैन है स्टूपिड, वो एक पावरफुल क्लैन है। अब हम आते हैं सुअर पे, जहाँ पे वो सुअर बोलता है जो के बड़े भाई से, क्या तूने उसे अपने आंखों से देखा है? जो का बड़ा भाई बोलता है, ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लगता है हेवनली स्वॉर्ड वॉरियर और नामगोम फैमिली हमसे झूठ बोलेगी? सुअर बोलता है, जब ये रूमर्स स्प्रेड हो रहे थे आनहू में तब हमारे मास्टर इनवाइट किए थे च्योन चांग ग्यूमयुक को अपने हाउस में फैक्ट चेक करने के लिए। तो ये क्लियर हो जाता है जब नामगोम क्लैन ने हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। ह्यूक ये सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऑफ कोर्स जैसा कि हमारे एल्डर्स ने मेम्बकजा में लिखा है, क्या सच में द साउथ जेड हेवनली ब्लड डीमन को हेवनली ग्रेट स्वॉर्ड्समैन ने हराया था एक फियर्स बैटल के बाद, या फिर उनसे हेवनली ब्लड प्लंडर खाने के बाद यूं ही चोटिल खा के पड़े हुए थे कहीं पे अपने क्लैन में वापस आने से पहले? क्या तुम वो व्यक्ति नहीं हो जिसको किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता है? इस पे ह्यूक बोलता है, आखिर तू कहना क्या चाहता है वे सुअर? ह्यूक बोलता है, तो फिर इसके बारे में क्या कि च्योन रोई डॉकियक ने साउथ जेड हेवनली ब्लड डीमन के हेड को काटा था। क्या तूने इसके बारे में भी मैन बक जा में पढ़ा था? क्या इसी ने ही दूसरे हेवनली ब्लड डीमन के हेड को काटा था? ह्यूक की बकैती देख करके ये बुढ़ा भी पीछे से हंसते हुए बोलता है, वाह क्या ही बकैती किए जा रहा है। सुअर बोलता है, तुम लोग नो मैटर कितने लोग तुम्हें डिफेंड करे, आखिर एक इंसान के मुंह से जो भी वर्ड्स बाहर निकलते हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सुनते ही जो घबरा जाता है और सीधा अपने भाई के पास जाता है भागते हुए और उसका मुंह बंद करते हुए बोलता है, एवरीवन ये पर्सन तो बस थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, ये तो बस एक गधा ही है। जो फिर ह्यूक से बोलता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो घर पे चलते हैं और येलो खेलेंगे। ये सुनते ही ह्यूक गाली देने वाला होता है, लेकिन जो उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है, ये तो बस एक क्रेजी पागल बंदा है, चलो यहाँ से चलते हैं और वुल खेलेंगे। और भाई ये मैं अजीबो गरीब नाम अपने खुद से मन से नहीं ले रहा हूँ,
ये सीधा चैप्टर में लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ सकते हो। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के जो को एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूग को डांटे जा रहा था और बोल रहा था तुमने कहा था तुम मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम को खड़ी नहीं करोगे। हम लोग बीच मार्केट में थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि वो ड्रामा देख रहे थे, लेकिन कोई भी अपने लिए ट्रैवल खड़ी नहीं करना चाहता था। क्या तुम सच में पैसे कमाना चाहते हो या फिर नहीं, या फिर मैं तुम्हें दोबारा से घर भेज दूँ? ह्यूग इस पे बोलता है ना भाई ना भेजो, हमारा अरमान टूट जाएगा। जो बोलता है अरमान मेरा पिछवाड़ा, तुमने कहा था कि तुम एक वर्ड तक नहीं कहोगे और तुम यहाँ पे आकर के ट्रैवल खड़ी कर रहे हो। हम लोग जैसे ही यहाँ पे हाबी में पहुँचे तुमने एक फाइट पिक कर ली और वो भी जीगल क्लैन के साथ। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? उसके पास कोई वुडन स्वॉर्ड नहीं थी, उसके पास एक असली स्वॉर्ड थी और वो भी एक डिवाइन स्किल के साथ, वो कोई मजाक के लिए नहीं था। जो इसके बाद ह्यूग की ही कही गई बात को रिपीट करता है कि वो जो से कम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी अपने लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और ये सुन के ह्यूग भी शर्मसार हो जाता है। जो इसके बाद बोलता है मैं इस चीज़ को अगर सीरियस ले लेता तो मैं प्रमोट हो जाता है एक मुरीम लीडर के तौर पे, और मैं यहाँ पे पागल होए जा रहा हूँ ये सब चीज़ें सोच सोच के। और भाई ये जो या फिर क्या बोला ये मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आखिर ये मुरीम लीडर किस तरीके से बनेगा इसका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। जो फ्रस्ट्रेशन में इसके बाद चाय का एक घूंट मारता है, तभी यहाँ पे आ जाता है वही बिजनेसमैन और उसको देख करके ह्यूग बोलता है बाय ह्यूग जिन आप यहाँ पे। बिजनेसमैन वहाँ पे आने के बाद बोलता है आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? जो बोलता है कुछ भी नहीं, यहाँ पे इस सभी बातों को छोड़ो और यहाँ पे आके बैठो। उस बिजनेसमैन के बैठ जाने के बाद जो बोलता है प्लीज मुझे बताओ हर एक चीज जो कि तुम्हें पता है नैनगोम क्लैन के बारे में, और तुम्हें मेरे साथ कॉपरेट भी करना होगा। बिजनेसमैन बोलता है नैनगोम क्लैन, इसके बारे में तुम्हें जानना है? जो बोलता है नैनगोम क्लैन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है मार्शल आर्ट विंडस्टॉर्म जनरल में मिल तो जाएगी, लेकिन मेरे को जो जानना है वो है उनका करंट स्टेट, साथ में नैनगोम क्लैन में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के कैरेक्टर स्किल्स, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रेफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और इवन उनके करप्शन भी जी जो कि वो पब्लिक से छुपाना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मुझे जानना है। बिजनेसमैन इस पे बोलता है ब्रदर ज़रा ध्यान से सुनो, ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी हाई लेवल की इंफॉर्मेशन है। तुम्हारे जैसा एक छोटा सा मर्चेंट इस ऐसे इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर सकता। जो बोलता है क्या ये सच में इम्पॉसिबल है? बिजनेसमैन बोलता है ये पॉसिबल तो है, लेकिन जो बोलता है क्या यहाँ पे सच में कोई तरीका है जिससे कि इन्फॉर्मेशन को पाया जा सकता है? मर्चेंट बोलता है यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे कहा जाता है नाइट बटरफ्लाई, या फिर उसे और भी नामों से जाना जाता है फॉरेस्ट अंडर द मून। मैं एकदम श्योर हूँ इस इंफॉर्मेशन ब्रोकर के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो कि तुम्हें चाहिए। हाउएवर यहाँ पे कोई ऐसा तरीका है नहीं है मेरे जैसा एक छोटा सा मर्चेंट उन जैसे लोगों से मिल सके। इवन भले ही मुझे एक मौका मिल जाए उनसे मिलने का, तो मुझे मिलने के लिए उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट मनी का उनको पे करना पड़ेगा रिटर्न में उनसे मिलने के लिए। जो नाइट बटरफ्लाई और द फॉरेस्ट अंडर द मून ये नाम को सुनता है और उसके बारे में सोचने लगता है। फिर मर्चेंट बोलता है यहाँ पे और भी लेजेंडरी इंफॉर्मेशन ब्रोकर है इस पूरी मार्शल आर्ट की दुनिया में, लेकिन उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ कहानियों में सुना ही जाता है, लेकिन ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि वो लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। जो उस मर्चेंट की बातों को सुनता है और अपने मन में सोचता है एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ब्रोकर भी एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी मांगता है एक ट्राइबल इंफॉर्मेशन के लिए। जो इसके बाद उस मर्चेंट से बोलता है आखिर उनसे मिलने के लिए ही सिर्फ आखिर कितना टाइम लगेगा? मर्चेंट इस पे बोलता है तुम्हें पता भी है आखिर कितने बंदे रोज़ नैनगोम क्लैन को विज़िट करने आते हैं बस एक बार उनको देखने के लिए? वहाँ पे आते हैं 1000 से भी ज़्यादा लोग। उनसे मिलने की रीज़न की वजह से 70 से 80 पीपल तो रोज़ ही निराश होकर के लौट जाते हैं हेड ऑफ द क्लैन नैमगोम बेग से मिले बिना ही। जो ये सुन के हैरान ही हो जाता है कि उनको हज़ारों बंदे रोज़ मिलने के लिए आते हैं। मर्चेंट फिर बताता है बिल्कुल सही, अगर कस्टमर को उनसे मिलना है तो उनको टोकन्स को दिया जाता है उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग। वो लोग जो कि पार्ट है मिलिट्री या फिर गवर्नमेंट के उनको गोल्ड टोकन दिया जाता है, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको सिल्वर टोकन दिया जाता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, अगर तुम्हें टोकन रिसीव हो सकता है लेकिन तुम्हें उसके लिए एक फेमस फैमिली का सन होना पड़ेगा।
जो पूछता है उसके बाद क्या टोकन मिलने के बाद। वो लोग जो कि कनेक्टेड है नैमकोंग क्लैन से किसी भी तरीके से उनको ब्रोंज टोकन दिया जाता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहे, वो लोग जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स या फिर राशन, और इसमें कोलेट्रल भी शामिल है किसी फैमिली का। और यहाँ पे भाई कोलेट्रल फैमिली को रेफर किया गया है एक ब्रांच फैमिली को, किसी बड़ी फैमिली के एक छोटे से फैमिली को। जो इन सभी बातों को सुनने के बाद बोलता है, क्या यहाँ पे कोई और स्टेप भी है? मर्चेंट बोलता है, ऑफ कोर्स अगला टोकन आता है वॉरियर्स के लिए। जो भी ड्रीम करते हैं क्लैन को ज्वाइन करने के लिए, उनको एक रेड टोकन रिसीव होता है। ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो लोग चाहते होंगे कि कंटिन्यूसली वो अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखें। और अब फाइनली आते हैं मर्चेंट, जो कि फैमिली के क्लोज जाना चाहते हैं और एक नई तरीके का डील बनाना चाहते हैं। जो कि तुम जैसे पीपल होते हैं जिनको कि स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है। तुम जैसे जितने भी लोग अपनी लालच की वजह से यहाँ पे आते हैं, उनको ब्लू टोकन दिया जाता है। जो उन सभी टोकनों के नाम सुनता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, रेड, ब्लू, और बोलता है, आई गेस हमें लास्ट वन ही मिलेगा। मर्चेंट बोलता है, तुम्हें क्या लगता है चीज़ें क्या हमारे लिए कुछ अलग हैं? हमें भी ब्लू टोकन ही मिलता है और हमें वेट करना पड़ता है। अगर मैं पिछले समय की बात करूं तो मेरे फादर को एक एक महीने तक लग जाते थे हेड ऑफ़ द फैमिली को मिलने के लिए। जो नैनगोम फैमिली की ऐसी बातों को सुन के बोलता है, ये कितने ज़्यादा स्टिंगी फैमिली है। जो इसके बाद उस मर्चेंट को थैंक यू बोलता है उसके एडवाइस के लिए। मर्चेंट बोलता है, ये इन सभी में कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए सपोर्ट नहीं कर सकता। क्या तुम्हें इसके अलावा कोई और हेल्प चाहिए या फिर इसके लिए तुम्हारे पास कोई और प्लान है? जो बोलता है, अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है, बस अभी हम कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। कल मैं जा रहा हूँ नैनगोम क्लैन के हेड को मिलने के लिए। मर्चेंट इस पे बोलता है, ब्रदर मैं तुम्हें इस काम के लिए लक विश करता हूँ। इसके बाद उनकी मीटिंग वहीं पे ख़त्म हो जाती है और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सोया होता है और उसका भाई उठ के बोल रहा होता है, मैं अपने मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। जो भी बोल देता है चलो ठीक है। इसके बाद जब जो का बड़ा भाई चला जाता है, तब स्वॉर्ड गॉड की आवाज़ आता है कि ओह डियर, आखिर तुम स्वॉर्ड ग्रेव पे कब जाने वाले हो? स्वॉर्ड गॉड की बात सुन के पहले तो जो कुछ भी नहीं कहता है, फिर अपनी जगह से उठता है और बोलता है, क्या हमें सच में स्वॉर्ड ग्रेव पे जाने की ज़रूरत भी है? स्वॉर्ड गॉड इस पे बोलता है, किसी के पास भी अगर स्वॉर्ड ग्रेव की कोई भी एक्सपीरियंस ही नहीं है तो उनको बिल्कुल भी ये हक ही नहीं है कि वो मुझसे मार्शल आर्ट को सीख सके। आखिर मैंने तुम्हें ये बात कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा? जो इसके बाद बोलता है, सर उस समय के लिए अभी बहुत टाइम है, ये ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे जाने के लिए मुझे कम से कम 4 से 5 वीक तो लगेगा ही। आपको तो पहले से ही ये बात पता ही होगी कि मुझे यहाँ पे बहुत चीज़ें करनी है इस आन्हू में। स्वॉर्ड गॉड जो के बहाने सुनने के बाद एकदम गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, साइलेंस। तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम मेरे स्वॉर्ड टीचिंग्स को एकदम हल्के में ले रहे हो। अगर मैं जो कि पहले एक स्वॉर्ड गॉड हुआ करता था, उन्हें केवल शब्दों से ही व्यक्त किया जा सकता था। अगर मैंने तुम्हारे डिसेंडेंट की हेल्प की होती एक बुक को छोड़ करके अपने पीछे। जो स्वॉर्ड गॉड की बात को सुन के अपने मन में सोचता है, अगर स्वॉर्ड गॉड के हिसाब से देखा जाए तो स्वॉर्ड ग्रेव अभी जियांसू और सांगसी प्रोविडेंस के बॉर्डर के बीच में पड़ता है। इसका मतलब ये है मेरे को 2 प्रोविडेंस से गुजर के जाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे एटलीस्ट 5 मंथ तो लग ही जाएंगे। नहीं रुको, अगर मैं इस चीज़ को गारंटी नहीं दे सकता, अगर मेरे को बैंडिट मिल गया या फिर मेरे हॉर्स को इंजरी हो गई तो फिर इसके लिए मेरा बहुत सारा पैसा और टाइम दोनों ही ख़त्म होगा। लेकिन भले ही ऐसा हो भी जाए तो मैं फिर भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस तो नहीं कर सकता कि खुद स्वॉर्ड गॉड मेरे को अपना मार्शल आर्ट सिखाने वाला है। जो बोलता है स्वॉर्ड गॉड से, मेरे को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्वॉर्ड ग्रेव में जाना पड़ेगा। स्वॉर्ड गॉड बोलता है, लेकिन आखिर तुम जाने कब वाले हो? जो बोलता है, ये जो इशू है नैनगोम क्लैन के साथ, मैं श्योर नहीं हूँ आखिर ये कितनी जल्दी एंड होने वाला है। इसमें लगभग 1 महीना या फिर 2 महीने भी लग सकते हैं। स्वॉर्ड गॉड ये सुनने के बाद तो और भी गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये इतना ज़्यादा लेट है। ये जो डिसाइपल होते हैं एक एस्टीम्ड क्लैन के, वो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं 5 से 6 साल की उम्र में ही। और अगर उसमें भी देखा जाए तो तुम 20 के होने वाले हो बहुत जल्दी। इवन इस मूवमेंट में भी तुम्हारी बॉडी हार्डन हो रही है और तुम्हारी मेरिडियंस क्लोज हो रही है। स्वॉर्ड गॉड इसके बाद अपने पास से एनर्जी निकालते हुए बोलता है, तो फिर इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं की जा सकती। मुझे तुम्हारी बॉडी को बोरो करने दो कुछ समय के लिए। भले ही इसका मतलब ये क्यों ना हो कि इसमें मेरी एनर्जी यूज़ हो,
इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। जो बोलता है मुझे माफ़ कीजिएगा, आप मेरी बॉडी को बोरो कर रहे हैं, इस चीज़ का मतलब क्या है? स्वॉर्ड गॉड अपनी एनर्जी को निकालते हुए बोलता है मुझे अपनी एनर्जी को एम्पलीफाई करना पड़ेगा और कुछ समय के लिए तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर करना पड़ेगा। जो स्वॉर्ड गॉड को रोकने की तो ट्राई करता है, लेकिन स्वॉर्ड गॉड एक धमाके के साथ जो की बॉडी को पोजेस कर लेता है। स्वॉर्ड गॉड जो कि बॉडी को पोजेस करने के बाद बिस्तर से उतरता है और पूरी बॉडी को स्कैन करने के बाद बोलता है क्या ही एक पैथेटिक सी बॉडी है ये अभी 8 मिनट भी नहीं हुआ है जब से मैंने इस बॉडी को टेक ओवर किया है, मुझे अभी के लिए अपनी इनेट की का ही यूज़ करना चाहिए। जो बोलता है सर आपका मेरे इनेट की से क्या मतलब था? स्वॉर्ड गॉड इसके बाद जैसे ही इनेट की को जो की बॉडी में यूज़ करता है, जो की बॉडी एकदम हल्क की तरह फूलने लगती है। जो भी भाई अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है आखिर ये क्या है, क्या ये कोई हल्क है? जैसे एवेंजर्स में हल्क के 6 पैक नहीं दिखते भाई, वैसे ही जो कि 6 पैक भी दिखने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल इसके 6 पैक में चिड़िया हक के चली जाती है। और ये जो सो कॉल्ड चिड़िया की टट्टी होती है, ये होती है जो कि बॉडी की इम्प्योरिटी, जो कि उसके पूरे शरीर से एकदम ऐसे निकले जा रहा होता है जैसे कि कोई तेल हो। स्वॉर्ड गॉड इसके बाद जो से बोलता है अपने इनेट की को यूज़ करो और अपने मसल्स और की मेरिडियंस को एक्सपेंड करो। जो इनेट की का नाम सुनता है और हिचकिचाते हुए बोलता है सर जैसा कि मुझे पता है अगर कोई भी बंदा इनेट की को यूज़ करता है तो उसकी बैटिलिटी कम हो जाती है। स्वॉर्ड गॉड भाई हल्के में बोलता है आखिर इस चीज़ में दिक्कत क्या है? अगर किसी बंदे की 10 साल की लाइफ कम भी हो जाती है तो 10 साल का नाम सुनते ही भाई जो कि पूरी दुनिया हिल जाती है। ये अपनी पिछली ज़िंदगी में 23 साल में मर गया था और अभी 10 साल की ज़िंदगी यूं ही बर्बाद करने को जा रहा है। जो इसके बाद चिल्लाते और घबराते हुए बोलता है जरा रुकिए, आप कुछ ज़्यादा ही रेकलेस नहीं हो रहे क्योंकि ये आपकी बॉडी नहीं है। स्वॉर्ड गॉड इसके बाद बोलते हैं अगर तुमने मेरे स्वॉर्ड आर्ट को पूरी तरीके से कम्प्लीटली मास्टर कर लिया तो फिर तुम्हें ये छोटी सी चीज़ लाइफ स्पैम की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो मेरा काम हो गया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। फिर जैसे ही स्वॉर्ड गॉड की सोल दोबारा से उस मोती में चली जाती है, वैसे ही जो को एक भयंकर सा पेन फील होता है किसी मसल में। अगर तुम लोगों को पता ना हो, अगर जरा सा भी तुम्हारा मसल फूलता है, मांसपेशियाँ भाई इस तरीके से खिंचती है ना, तो एकदम ऐसा दर्द करता है कि क्या ही बोलूँ। मैं तो भाई 10 पुशअप करने के बाद एकदम लेट ही जाता हूँ और यहाँ पर तो यह हल्क बन चुका था, इसकी तो एकदम फटके 4 हो रखी होगी। और ऐसा होता भी है, जो दर्द में एकदम चिल्लाता है और घुटने पे आ जाता है। स्वॉर्ड गॉड इस पे बोलते हैं आखिर तुम्हारा माइंडसेट इतना ज़्यादा वीक क्यों है? तुम इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हो बस ये छोटे से पेन के लिए? लेकिन भाई जो तो एकदम चिल्लाए जा रहा होता है। स्वॉर्ड गॉड इसके बाद बोलता है क्योंकि मैंने अपने सोल एनर्जी को कुछ ज़्यादा ही खर्च कर लिया तो फिर मैं तुमसे कुछ समय के लिए बात नहीं कर पाऊँगा, और प्लीज़ ज़रा अपने बॉडी और अपने माइंड का ध्यान रखना। स्वॉर्ड गॉड की बातें सुनने के बाद जो सीधा ही बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आंखें बहुत देर बाद खुलती है, जहाँ पे वो सर पकड़ के उठता है और अपने एनर्जी को चेक करते हुए बोलता है आखिर ये क्या है? फिर ये अपने मन में सोचता है मेरी आंखें जो कि बुक पढ़ते पढ़ते एकदम डल हो चुकी थी, अब मैं क्लियरली एकदम देख सकता हूँ। जो इसके बाद जाता है और खिड़की खोल के जैसे ही बाहर देखता है तो वो क्या नोटिस करता है कि वह पहले से क्लियर ही नहीं देख पा रहा है, पहले से और भी ज़्यादा दूर तक देख पा रहा है। और अपनी आंखों की बड़ाइयाँ करते हुए बोलता है ये आंखें तो किसी ह्यूमन की हो ही नहीं सकती, ये तो एकदम सुपीरियर बन चुकी है। अब हमें दिखाया जाता है जो कि इनेट एनर्जी को, जो कि एकदम प्योरीफाई हो रखी होती है और वो ग्लो कर रही होती है। जो इसके बाद अपने हाथों को उठाता है और वो जैसा ही स्लैश मारता है वहाँ पे एक तेज का धमाका होता है। जो उस धमाके और अपने एनर्जी को देख करके बोलता है अब मुझे समझ में आया ह्यूक इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है मार्शल आर्ट से। जो आगे बोलता है मुझे नहीं पता आखिर मेरा लेवल क्या है अभी के टाइम पे, लेकिन मेरे को ये उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला है अभी मेरे डेली लाइफ के लिए। जो इसके बाद एक दूसरा कपड़ा उठाता है और अपने मन में सोचता है चलो फिर चलते हैं नैनगोम फैमिली में नैनगोम हेड को मिलने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है नैनगोम क्लैन के रेसिडेंट को, जहाँ पे थोड़ी देर पहले तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन अगले ही पल 100 से भी ज़्यादा बंदे वहाँ पे आने लगते हैं। एक तरफ जो हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ ह्यूक हर एक चीज़ को देख करके एकदम इम्प्रेस हो जा रहा होता है। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है और उन सभी से बोलता है प्लीज़ अपने स्टेटस और अपने नाम को
इस विजिटर लॉग पे लिख दो और गेस्ट हॉल में जा करके इंतज़ार करो। इसके बाद वो सभी लोगों के साथ अपना जो भी जाता है और अपने स्टेटस और नाम को लिख करके आ जाता है, जहाँ पे उसने लिखा होता है आनहु स्मिथी चो हुआई। जो को नाम लिखता देख करके ह्यूग के भी अरमान डोलते हैं, वो भी सोचता है मैं भी अपना नाम लिखूंगा, लेकिन भाई वो चिल्लाता रह जाता है मेरा भी नाम लिखो वॉरियर चो ह्यूग। लेकिन भाई जो अपना उसको उठाता है और ले करके चला जाता है। और ह्यूग को देख करके वो बंदा जो सबको ये सब कुछ बता रहा था, वो अपने मन में सोचता है क्या ही फूल बंदा है। अब हमें सीन शिफ्ट होकर के गेस्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो आ चुका होता है और ह्यूग पता नहीं भाई किस बात के लिए एक्साइटेड हो रहा है। ह्यूग इसके बाद जो को बताने लगता है क्या तुमने देखा वो जो वॉरियर विजिटर लॉग का इंतजार था वो कितना ज़्यादा इमेंस प्रेशर निकाल रहा था। लोग कहते हैं नैनगोम फैमिली की असली पावर इनर कोर्ट है। आखिर तुम्हें पता भी है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है? जो बोलता है हाँ हाँ भाई ठीक है, मेरे को नहीं पता जो नैनगोम फैमिली आखिर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग किस तरीके से है। चल अब जाके बैठ जा। जो एक टेबल पे बैठने के बाद अपने मन में सोचता है यहाँ पे इतने सारे लोगों को देख करके ऐसा लगता है मेरे को आज टोकन मिलने ही नहीं वाला, आज का दिन तो पूरा वेस्ट जाने वाला है। क्या यहाँ पे सच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं कर सकता हूँ? इसके बाद हमें उसी बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि मेले में मिला था इनसे, और वो इनके पास आके बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था तुम दोनों कंट्री बम्किन यहाँ पे मिलोगे। जो उस बुढ़े को देखता है और उसको ग्रीट करते हुए बोलता है मैं कल आपको गुड बाय नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की बन गई थी। ह्यूग भी इसके बाद ग्रीट करते हुए बोलता है सर क्या आप भी यहाँ पे किसी काम के लिए आ रखे हो? ह्यूग के मुंह से ये सुनने के बाद बुढ़ा जो को देखता है, जो बुढ़े को देखता है, और इसके बाद बुढ़ा बोलता है मेरे को ऐसा लगता है हॉल मास्टर यहाँ पे आ गया। इसके बाद जब वहाँ पे हॉल मास्टर आ जाता है तो इस बुढ़े को ग्रीट करते हुए बोलता है ग्रीटिंग वाइस कोर्ट मास्टर, क्या आप मुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए आए थे? बुढ़ा हॉल मास्टर से बोलता है इन दोनों बच्चों को गोल्डन टोकन दो और इसको डामरो कोर्ट में ले करके जाओ। बुढ़ा इनको गोल्डन टोकन दिला रहा है। ये देख करके तो भाई ये दोनों ही एकदम हैरान हो जाते हैं। हॉल मास्टर फिर बोलता है अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो इनको ब्लू टोकन मिलना चाहिए और आप चाहते हैं इनको गेस्ट हॉल में ना भेज के को हेवनली एल्डर्स कोर्ट में भेजा जाए। आखिर मैं इस जैसे आउटसाइडर को वहाँ पे कैसे जाने दे सकता हूँ? और भाई ये हेवनली एल्डर्स कोर्ट ये वो जगह है जहाँ पे रिटायर नैनगोम फैमिली के एल्डर्स रहा करते हैं। बुढ़ा इस पे चिल्लाते हुए बोलता है सुनो मेरी बात को ध्यान से, हमारे फैमिली के यंग बच्चे जब यहाँ पे दोहरे काम किए जा रहे हैं मुरीम अलायंस में और बहुत ज़्यादा ही बिजी हैं, तो ये दोनों खड़े हुए और उन जीगल के कमीनों के सामने हमारे फैमिली के नाम को प्रोटेक्ट किया। आखिर तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो मेरे को रोकने की जब मैं इनको ट्रीट कर रहा हूँ कुछ वाइन को दे करके? और भाई यहाँ पे डुअल जर्नी का मतलब ये है कि नैनगोम फैमिली के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो मुरीम अलायंस के जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं उनके साथ फाइट करके अपनी वर्थीनेस प्रूव कर रहे हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। हॉल मास्टर बोलता है चलिए फिर ठीक है, मैं आपके बातों को समझ गया, मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूँगा। ये सुनने के बाद तो भाई ये दोनों आपस में एक दूसरे का चेहरा देखते हैं एकदम कार्टून सा फेस बना के, और इसके बाद आपस में गले लगते हुए एकदम खुशी में चिल्लाने लगते हैं। अब फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के हमें उन बूढ़ों के रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सर्वेंट आके बोलती है क्या आपको और टी चाहिए? जो इस पे बोलता है नहीं हमें और टी नहीं चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है भाई वो बूढ़ों की आत्मा कुछ देख करके एकदम खलबला जाती है और बोलती है ओहो क्या ये सारी पेंटिंग युनसू एरा की नहीं है? वहीं इन बूढ़ों की बातों को जो भी सुनता है और बोलता है पेंटिंग, और वो भी युनसू एरा की। उस एरा को तो ब्रोंज एरा भी कहा जाता है और ये पेंटिंग उस पीरियड से बिलोंग करती है। क्या आप लोग श्योर हैं? आप लोग कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे हैं? इस पर वही बुढ़े स्कॉलर की आत्मा निकलती है और बोलता है आखिर तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो मेरे जैसे एक ग्रेट हानलिन एकेडमी के स्कॉलर के आंखों के ऊपर शक करने की? जो भाई मरता क्या ना करता वो सीधा माफ़ी मांग लेता है। वो स्कॉलर बुढ़ा इसके बाद बकैती करना शुरू करता है। वो बोलता है हमारे एंसेंट टाइम्स में भी हमारे पास आर्ट्स हुआ करती थी, इनको डिस्कवर किया था हियो जिंजा ने, जो कि एक ग्रेट स्कॉलर थे हान डायनेस्टी के, और इसके बाद उन्होंने अपने आर्ट्स को हैंडओवर कर दिया इंपीरियल फैमिली को। मैं बिल्कुल ही इस बात के लिए श्योर हूँ कि यह वही पीच ब्लॉसम स्टेरी पेंटिंग है। जो बोलता है पीच ब्लॉसम स्टेरी पेंटिंग? स्कॉलर बोलता है ये कोई इंक से ड्रॉ नहीं की गई है,
इसमें जो तुम्हें ये पीच ब्लॉसम दिख रहा है ये मुर्गों के खून से बनाया गया है और ये जो स्टार ड्रॉ किया गया है ये स्टोन्स को ग्राइंड करके जो वाइट पाउडर निकला है वो है। और नीचे जो तुम्हें ट्रीज दिख रही हैं वो चारकोल की हेल्प से बनाया गया है। इस वजह से हीरो जिंजा जब रिटर्न हुए तो वो वरीड हो गए कि आखिर वो पीच ब्लॉसम स्टोरी पेंटिंग के जो कलर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं समय के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से और एकदम बढ़िया हालत में रखा गया है। ये बहुत ज़्यादा ही सरप्राइजिंग बात है। अब भाई तुम लोग सोच रहे होगे मैं ये पेंटिंग की इतनी सारी बातों को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा मन हो रहा था फालतू बातें करने का, समझे। तुम लोग भी भाई थोड़ी पेंटिंग के बारे में सीख लो तो तुम्हारा क्या ही जाएगा। अब हम आते हैं स्कॉलर पे जहाँ पे वो पेंटिंग की हालत को देख करके बोलता है मुझे नहीं पता इसको प्रिजर्व किसने किया है इस तरीके से, लेकिन मैं उस पर्सन को एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड देना चाहूँगा। अब बारी आती है भाई जो कि जहाँ पे वो पीच ब्लॉसम स्टोरी पेंटिंग को देख करके बोलता है वाह क्या ही एकदम मज़ेदार सी पेंटिंग है। भले ही हज़ारों साल बीत चुके हैं लेकिन इस पे जो पेंटिंग की गई है और इस पे जो रोस्टर के खून से लाइन बनाई गई है और साथ में जो वाइट स्टोन का इंक यूज़ किया गया है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जो की बातों को सुनने के बाद तो भाई गमला भी टूट पड़ता है और ये गमला टूटा है बुढ़े के हाथों से। बुढ़ा गमला तोड़ने के बाद बोलता है आखिर तुम्हें कैसे रियलाइज हुआ ये पीच ब्लॉसम स्टोरी पेंटिंग है। इवन आनू के ग्रेट स्कॉलर हैं और जो बेस्ट पेंटिंग होते हैं इस पूरी दुनिया के, वो भी इस पेंटिंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं। ये दिन मेरे पूरे 80 साल की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइजिंग दिन है जो कि तुमने इस पेंटिंग को रिकॉग्नाइज कर लिया। बच्चे आखिर तुम्हारा टीचर कौन है। बूढ़े के मुंह से भाई टीचर का नाम सुन के तो जो कि फट जाती है। वो अपने मन में सोचता है मेरे को खुद से ही बात कर लेना चाहिए था अपने मन में। लेकिन भाई वो स्कॉलर अपने जो को बोल देता है तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम उसको बता दो कि तुम डिसेंडेंट हो इन्फिनाइट इमेजिनेशन चो के। जो इन्फिनाइट इमेजिनेशन चो का नाम सुनता है और बोलता है आखिर ये कौन है। स्कॉलर बोलता है ये मेरा निकनेम है जो कि जियांगो में जाना जाता है। जो फिर फाइनली बोल देता है कि वो डिसेंडेंट है इन्फिनाइट इमेजिनेशन चो का। बुढ़ा इन्फिनाइट इमेजिनेशन चो का नाम सुनता है और बोलता है द ग्रेट स्कॉलर, क्या तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम सच में इन्फिनाइट इमेजिनेशन चो के बारे में बात कर रहे हो? तो तुम डिसेंडेंट हो चो यो के, जो कि एक ग्रेट स्कॉलर हुआ करता था हानलिन एकेडमी का 30 साल पहले। देख रहे हो भाई ये सिस्टम वाले मानवा से तो एकदम ही अलग है। इसके पास जो जितने भी बुढ़े हैं वो लोग तो अपने ज़माने में एकदम शेर थे, शेर। बीसी इन सभी बातों को सुन रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है उन सभी बुढ़ों में से एक को भी खुला छोड़ दिया तो वो लोग अकेले ही दुनिया जीत के आ जाएंगे। अब हम आते हैं स्टोरी पे जहाँ पे बुढ़ा बोल रहा होता है ओहो अब जब मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ तो अब मुझे समझ में आ रहा है। देखा जाए तो एक ग्रेट स्कॉलर के पास एक डिसेंडेंट भी हो सकता है। ये क्या ही तो एक ग्रेट ब्लेसिंग है हमारे इस सेंट्रल प्लेन्स के लिए। जब ये लोग बातें कर ही रहे थे कि उतने में दरवाजे से 2 बुढ़े आते हैं जिसमें से एक बुढ़ा बोलता है ब्रदर आखिर क्या मैटर हो गया, और दूसरा बुढ़ा अपने वाइन को लेकर के रोए जा रहा होता है क्योंकि भाई वो जार जो टूटा था ना उसमें वाइन था उसका। उन बुढ़ों के आ जाने के बाद जो उनको ग्रीट करता है और उनको अपना इंट्रोडक्शन देता है। जो को देख करके वो बुढ़ा बोलता है वाह क्या बात है, मेरे किताबी कीड़े भाई ने फाइनली एक डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया। भाइयों अब यहाँ पे बुढ़ों का संख्या बढ़ गया है इसीलिए अब उनको कपड़ों की कलर के नाम से बुलाएंगे। सफ़ेद कपड़े वाला बुढ़ा बोलता है आखिर मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ इन्फिनाइट इमेजिनेशन चो के एक डिसेंडेंट को अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट करने का, ऐसा कभी भी होने नहीं वाला है यहाँ पे। लाल कपड़े वाला बुढ़ा बोलता है इन्फिनाइट इमेजिनेशन चो आखिर वो कौन है। सफ़ेद कपड़े वाला बुढ़ा बोलता है ये ठीक है अगर तुम्हें उनके बारे में पता नहीं है तो। लाल कपड़े वाला बुढ़ा बोलता है तो फिर इसका मतलब ये है ये तुम्हारा डिसाइपल नहीं है। सफ़ेद कपड़े वाला बुढ़ा बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन आखिर तुमने मुझसे ऐसा पूछा ही क्यों। इस पे लाल कपड़े वाला बुढ़ा जो के कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है क्योंकि अब से ये मेरा डिसाइपल है। सॉरी भाई मैं तब से ये नीले पट्टे वाले बुढ़े को लाल कपड़े वाला बुढ़ा बोल रहा हूँ। अब ये लाल कपड़े वाला बुढ़ा सच में बोलता है हे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये सब चीज़ें करने का एक ऑर्डर होता है और आखिर तुम ऐसे हिम्मत कैसे कर सकते हो किसी को मेरे सामने से चुराने की जिसके की मेरिडियंस ओपन हो रखे हैं। नीले पट्टे वाला बुढ़ा ये सुन के बोलता है तो बड़े भाई आपको भी ये बात रियलाइज़ हो गई। अब हमें उस लाल कपड़े वाले बुढ़े का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों में की ला करके जो की तरफ देखते हुए बोलता है
आखिर कितनी अजीब बात है। इसके हाथ एकदम कोमल है, इसके हाथों पे ऐसा कोई साइन ही नहीं है जिससे कि ये पता चले कि ये कभी शॉट को चलाना कभी सीखा भी होगा, या फिर इसके हाथों में ऐसे कोई ट्रेसेस भी नहीं है कि ये कोई फिस्ट या फिर किक टेक्निक को कभी लर्न भी किया है। तो फिर आखिर कैसे इसने अपनी पूरी बॉडी को क्लीन किया और अपने मेरिडियंस को ओपन कर लिया। बॉडी रिफॉर्मेशन या फिर एज रीजनरेशन ये सिर्फ अचीव किया जा सकता है तब जब ह्यूमन लिमिट को बिल्कुल ही तोड़ दिया जाए और इसी से बॉडी प्योरीफाई होती है। और इसके अलावा या फिर सोचा जाए तो इसकी मेरिडियंस पहले से ही ओपन है और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसने अपने गवर्नर और कंसेप्शन वेसल को पहले से ही ओपन कर लिया हो। इसकी बॉडी अभी के टाइम पे एक सुप्रीम फिजिक है। जिनकी भी बॉडी रिफॉर्म होती है वो किसी दूसरे को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं जो कि सेम ही प्रोसेस से गुजरा हो। बुढ़ा बोलता है अभी इस समय पे इसकी बॉडी और भी ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट हो रही है। मैंने पहले कभी कोई ऐसे को नहीं देखा जिसकी एक्सेलरेशन इतनी ज्यादा फास्ट होती है। ये पट्टे वाला बुढ़ा बोलता है इसके एक्सेलरेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 साल में ही इसकी पूरी बॉडी एक एनर्जी कोर में बदल जाएगी। लाल कपड़े वाला बुढ़ा बोलता है ये चीज तो मैं भी अभी तक अकम्प्लिश नहीं कर पाया हूँ, एक कंप्लीट एनर्जी कोर। ये कोई ऐसा है जिसको कोई राइवल कर ही नहीं सकता है इंटरनल एनर्जी के मामले में। सफेद कपड़े वाला बुढ़ा बोलता है अगर इसने सच में कंप्लीट एनर्जी कोर को अचीव कर लिया तो इसको बस चाहिए होगा एनलाइटमेंट। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना मैं। और क्या इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये एब्सोल्यूट लेवल पे पहुंच सकता है। लेवल ऑफ एब्सोल्यूट, इसका नाम सुनकर ये बुढ़े सोचते हैं ये हाईएस्ट लेवल है जो कि 7 मार्शल थ्रोन्स के अलावा और कोई भी पहुंच ही नहीं पाया है। ये सोचने के बाद ये लाल कपड़े वाला बुढ़ा बोलता है ऐसा हो सकता है लेकिन एनलाइटमेंट को पाना इतना भी आसान नहीं है। पट्टे वाला बुढ़ा बोलता है लेकिन अगर हम इसके एज को कंसीडर करें तो ये, लेकिन भाई जो उस बुढ़े की बातों को पूरा भी नहीं होने देता और खुद बोल पड़ता है सर क्या आप मुझे प्लीज पहले छोड़ सकते हैं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद ये बुढ़ा इसको छोड़ देता है लेकिन उतने में वो लाल कपड़े वाला बुढ़ा आता है और अपने जो के सामने आके बोलता है क्या तुमने कभी अपने फैमिली नेम को चेंज करने के बारे में सोचा है? मैं तुम्हें पर्सनली अपने एक डायरेक्ट डिसेंडेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लूँगा। इसके बारे में मैं इनर कोर्ट मास्टर को अभी बता देता हूँ और तुम्हारे लिए हमारे फैमिली का एक नेम स्टैम्प भी लेकर के आ जाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें सीधा अपने एक बेटे की तरह एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जो उस एल्डर की ऑफर को सुन के हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तुम लोगों को आखिर क्या लगता है भाई, जो इसके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा? क्या जो अपने फैमिली को धोखा दे देगा और नैनगोम फैमिली में सीधा आके ज्वाइन हो जाएगा? इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।